हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले हमने 1010 बेस्ट मैनेजमेंट रूल में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और उसी सीरीज़ में हम आज की क्लास में आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या रूल दिए हुए हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो 1010 वेस्ट के लिए अपनाया जाता है, जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। जनरली बहुत सारी चीज़ें हमने इससे पहले पढ़ ली हैं, बीच में थोड़ा गैप भी हो गया है क्लासेस को लेकर, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ वीडियोस नहीं आ रही थी। पर अब आप डेली देख पाओगे, शाम में 7 बजे डेली ये वीडियोस आएंगी और आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम भी इसका प्रोबेबिलिटी 1-2 मंथ में हो जाएगा। तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जनरेटिंग 1010 वेस्ट, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और कौन कौन से 1010 वेस्ट के लिए ये प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो पहला है पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड पायरोलाइटिक ऑपरेशन। ठीक है, नाम याद रखना है, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसमें क्या क्या किया जाता है, तो इसमें फर्नेस और रिएक्टर रेसिड्यू और डेब्रीज जो है इनका प्रोसेसिंग होता है। टैरी रेसिड्यू और ऑयली स्लज इमल्सन, ऑर्गेनिक रेसिड्यू और रेसिड्यू फ्रॉम अल्कली। कुछ कुछ वर्ड्स याद रखोगे तो याद रहेगा। सिंपली याद रखो ऑयली स्लज इमल्सन, तो यहाँ पे हो गया इमल्सन। इसके अलावा ऑर्गेनिक रेसिड्यू और अल्कली वॉश ऑफ फ्यूल्स, इन सभी का पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। इसमें आप देख रहे हो, इसमें है ड्रिल कटिंग्स एग्जॉस्टिंग दोज फ्रॉम वाटर बेस्ड मड, स्लज कंटेनिंग ऑयल एंड ड्रिलिंग मड कंटेनिंग ऑयल। जिसमें भी ऑयल रहता है उससे हम ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगला है क्लीनिंग एम्प्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पेट्रोलियम ऑयल स्टोरेज टैंक इंक्लूडिंग सिप। इसमें आता है कार्गो रेसिड्यू, वॉशिंग वाटर एंड स्लज कंटेनिंग ऑयल्स। इसके अलावा कार्गो रेसिड्यू जो कि केमिकल्स जिसमें भी रहता है, या सिंपली कह लो बैलेस्ट वाटर कंटेनिंग ऑयल, जिसमें भी ऑयल रहेगा उनकी क्लीनिंग इस तरह से हम करते हैं। इसके अलावा अगला प्रोसेस है पेट्रोलियम रिफाइनिंग और रीप्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड ऑयल या रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ऑयल। तो सिंपल समझ रहे हो, इसमें रिफाइनिंग किया जा रहा है तो ऑयल स्लज इमल्सन होगा, जो भी कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शंस के लिए वो होंगे, फिर सोप ऑयल होगा और ऑर्गेनिक रेसिड्यू होंगे और स्पेंट क्ले कॉन्टेनिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन यूजिंग मिनरल्स और सिंथेटिक ऑयल एज लुब्रिकेंट इन हाइड्रोलिक सिस्टम और अदर एप्लीकेशंस, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक एक करके सारे प्रोसेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ जिंक और लेड एंड कॉपर एंड अदर नॉन फेरस मेटल एक्सेप्ट एल्युमिनियम। तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये फ्लू गैस, डस्ट फ्रॉम रोस्टिंग प्रोसेसेस, रेसिड्यू, आर्सेनिक बियरिंग स्लज या स्लज फ्रॉम स्क्रबर्स, इन सभी का यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ लेड, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। तो एक एक करके आप यहाँ देख सकते हो, बहुत सारे लिस्ट दिए हुए हैं। प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंक्लूडिंग अदर फेरस एलोस, और ये मिलता है हमें पिकलिंग लीकर से या फिर बेंजोल एसिड स्लज से। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा है ये प्रोसेसेस जो कि शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये याद रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस ही तो ये हमसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं 1010 वेस्ट जनरेट होने में, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये जनरेट होता है, इसके बारे में शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, जो कि रूल 3 और 17 में इसकी बात की गई है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जनरेटिंग प्रोसेस हैं, जैसे कि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या क्या बनेगा, लेदर टेनरिंग में क्या बनेगा, तो इसमें क्रोमियम बियरिंग रेसिड्यू एंड स्लज का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आप जानते हो रेसिड्यू एंड वेस्ट जो भी प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, या जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी सेम चीज़ें होंगी इसमें भी। और हजारदस केमिकल वेस्ट में एम्प्टी बैरल्स, कंटेनर्स, लाइनर्स, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, या कॉटन रैग्स। ठीक है,
प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सॉल्वेंट, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी बहुत सारे हजारदस वेस्ट निकलते हैं। अब आगे देख लो यहाँ पे क्या है, द इंक्लूजन ऑफ वेस्ट कंटेन इन शेड्यूल डज नॉट preclude the use of schedule 2 to demonstrate that the waste is not hazardous। सिंपल सी बात है, इसमें जितना भी इंक्लूड किया गया है, इन सभी प्रोसेस से जितने भी वेस्ट निकलेंगे वो सभी के सभी हजारदस वेस्ट होंगे। तो शेड्यूल 1 में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो सभी हजारदस वेस्ट हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ें नहीं दी हुई हैं उन्हें हम हजारदस वेस्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे नोट दिया हुआ है, द हाई वैल्यूम लो इफेक्ट वेस्ट सच एज फ्लाई एस या फॉस्फोजिप्सम, रेड मट हो गया, जेरोसाइट है, स्लैग या पायरोमेटलर्जिकल ऑपरेशन में जो भी वेस्ट जनरेट होगा, माइन टेलिंग से या बेनिफिशिएशन रिजेक्ट और अदर कैटेगरी हैं जो भी हजारदस वेस्ट के, तो उनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस बनेंगे उनके मैनेजमेंट के लिए, और वो बनाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये सभी जो वेस्ट है, मतलब हाई वॉल्यूम लो इफेक्ट वेस्ट, सिंपल याद रखो, हाई वॉल्यूम लो इफेक्ट वेस्ट जितने भी होंगे उनके लिए हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर कोई रूल नहीं है, बल्कि उसके लिए अलग से सीपीसीबी कुछ रूल्स बनाएंगी और उन रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ वेस्ट कंस्टिट्यूएंट विथ कंसंट्रेशन लिमिट, ये शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 1 में क्या था, शेड्यूल 1 में हमने देखा कि प्रोसेसेस थे, जितने भी तरह के प्रोसेसेस हैं वो सभी, लीस्ट ऑफ प्रोसेसेस जनरेटिंग हजारदस वेस्ट, ये याद रखना कि शेड्यूल 1 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है और शेड्यूल 2 के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है लीस्ट ऑफ वेस्ट कंस्टिट्यूएंट विथ कंसंट्रेशन लिमिट, और ये सिंपली जो भी लीचेबल कॉन्सेंट्रेशन लिमिट होता है या टॉक्सिसिटी के बेसिस पे ये बनाया गया है कि किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, या इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन को हम मानते हैं कि वो हमारे लिए हजारदस है। जैसे आर्सेनिक हो गया, बेरियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, लीड, मैग्नीज, मरकरी, सेलेनियम, सिल्वर, अमोनिया, साइनाइड, नाइट्रेट, सल्फाइड, और सल्फाइड के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये सब ये कोडिंग आप देख रहे हो यहाँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A11 वगैरह, ठीक है। तो A20 में बेंजीन की बात की गई है और A19 में है 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन, 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल, 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉल, 1,5 डाइक्लोरोबेंजीन, ये सभी अलग अलग कंपाउंड हैं, नाइट्रोबेंजीन, पायरिडीन, सब यहाँ पे लाइन से बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड के नाम है। अब यहाँ पे A74 में देखो, यहाँ पे DDT लिखा हुआ है, DDT का 0.1 भी बहुत ज़्यादा हजारदस होता है और इसीलिए शायद इसको बैन भी कर दिया गया था, लेकिन ये एज ए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इसका इस्तेमाल किया जाता है DDT का, ठीक है। DDT, DDE या DDD, और ये सभी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जिनके बारे में A74 में बताया हुआ है। डाइल्ड्रीन है, केपोन है, मिरेक्स है, पायरोक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है, या डायोक्सिन है जिसको हम 2478 TCDD कहते हैं, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये A79 तक है, और उसके बाद दूसरा जो क्लास है उसे हम कहते हैं क्लास B, जो कि बेस्ड है किस पे, टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन के ऊपर, और ये B1 एंड B2 है। अब चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। द टेस्टिंग मेथड ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एट A1 to A61 इन क्लास A शैल बी बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर। अब हमारे एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें याद रखना है टेस्टिंग मेथड A1 से लेकर A61 तक का जो क्लास A की बात की गई है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है। एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ लीचेबल कॉन्स्टिट्यूएंट US EPA टेस्ट मेथड 1311 शैल बी यूज्ड। अगला है द टेस्टिंग मेथड फॉर लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एट A62 to A79 ऑफ क्लास A शैल बी बेस्ड ऑन सॉल्युबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर, ठीक है, पहला, और ये किसके लिए अपनाया जा रहा है, तो ये A1 to A61 के लिए, और A62 से A79 तक के लिए क्या अपनाया जा रहा है,
सॉल्यूबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन और वेस्ट एक्सट्रैक्शन टेस्ट, ठीक है, जो कि सेक्शन 66261 में दिया हुआ है, टाइटल 22 में कैलिफोर्निया कोड रेगुलेशन में दिया हुआ है, ठीक है, CCR कैलिफोर्निया कोड रेगुलेशन, और ये इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, किस चीज़ के लिए, जो A62 से A79 तक है, ठीक है। अब अगला है इन केस ऑफ अमोनिया, याद रखना है यहाँ पे जो भी मेंशन्ड है उसका, क्योंकि सारा का सारा याद रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसलिए उनको याद रखो जिनके बारे में अलग से रूल दिया हुआ है। इन केस ऑफ अमोनिया जो कि A10 पे है, ठीक है, साइनाइड A11 है, क्रोमियम ये 6 पे है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमें, मतलब A64 पे है एक्चुअली, क्रोमियम A64, साइनाइड A11 एंड अमोनिया A10। तो इनके लिए एक्सट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रोसेस, TCLP, यानी कि टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर, और सॉल्यूबल थ्रेशोल्ड लिमिट कंसंट्रेशन, इनके लिए दोनों ही प्रोसेस अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए ये VVI क्वेश्चन आप समझ सकते हो इसको क्या है, अमोनिया, साइनाइड और क्रोमियम जो कि A10, A11 एंड A64 है, इसके लिए दोनों ही प्रोसेस अपनाए जाते हैं, कौन कौन सा, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर TCLP एंड STLC। The summary of above specified leaching extraction procedure including the manifold characterization and analysis of hazardous waste published by Central Pollution Control Board। सिंपली एनालिसिस करने के लिए इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। इन केस ऑफ एस्बेस्टस द स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन लिमिट अप्लाई ओनली इफ द सब्सटेंसेस आर इन ए फ्राइबल पाउडर्ड और फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत बड़े पीसेस में हो और उनको हम हजारदस वेस्ट में इंक्लूड कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। द हजारदस कंस्टिट्यूएंट टू बी एनालाइज्ड इन द वेस्ट शैल बी रिलेवेंट टू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री एज द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस। अब देखो क्लास सी में किसकी बात की गई है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास सी ऑफ दिस शेड्यूल। ए और बी हमने देख लिया, ए में है A1 टू लेकर A79 तक और बी में है B1 एंड B2। अब सी की बात करो तो सी में है एसिडमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एमीन, एंथ्रासीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ब्रोमेट्स, क्लोरेट्स, कार्बोनिल्स, फेरोसिलिकेट, एनेलोज, हैलोजेंस है, हैलोजन साइलेंसेस है, इसके अलावा हैलोजनेटेड एलिफैटिक कंपाउंड है, हाइड्रोजीन है। तो ये काफ़ी सारे आप यहाँ पे कंपाउंड देख रहे हो, ये टोटल A50 तक है। क्लास सी बेस्ड ऑन हजारदस कैरेक्टरिस्टिक apart from the concentration limit given above, the substances or waste shall be classified as hazardous waste if it exhibit any of the following characteristic due to the presence of any hazardous constituent। अब ये जो 50 सब्सटेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई भी सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो उसे हम हजारदस वेस्ट के अंदर रखते हैं। अब क्लास सी में देख लो, क्लास C1 में, तो इसे हम कहते हैं फ्लैमेबल। A waste exhibit the characteristic of flammability or ignitability if a रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ वेस्ट। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी उसके पास हो सकती है। फ्लैमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, तो ऐसे हजारदस वेस्ट जिनमें ज्वलनशीलता ज़्यादा हो, जो जल्दी आग जिनमें पकड़ लेती हो, ठीक है, तो इनमें फ्लैमेबल लिक्विड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो, या लिक्विड ऐसा हो जिसके अंदर सॉलिड सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन हो, जैसे पेंट्स का या वार्निसेस का या लैकर्स हो, तो इन सभी को डेंजरस या फ्लैमेबल मानते हैं। या टेम्परेचर जो है फ्लैमेबल वेपर एट टेम्परेचर लेस देन 60 डिग्री C। दिस फ्लैश पॉइंट शैल बी मेजर्ड एज पर ASTM-D 9379 क्लोज्ड कप टेस्ट मेथड, इसको कहते हैं क्लोज्ड कप टेस्ट मेथड, और एज डिटरमाइंड बाय एन इक्विवेलेंट टेस्ट मेथड पब्लिश बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये टेस्टिंग का प्रोसेस जो है CPCB के द्वारा बताया जाएगा और उसमें टेस्ट करके हम बताएंगे कि ये जो वेस्ट है ये इनफ्लामेबल है या नहीं है। इट इज़ नॉट अ लिक्विड एंड इट इज़ कैपेबल अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय कॉजिंग फायर थ्रू फ्रिक्शन। मतलब ऐसा ना हो कि उसमें कोई लिक्विड नहीं हो ऐसा जिसमें आग पकड़ ले, इसके बावजूद
ऐसे सब्सटेंस हो जिसमें घर्षण से आग लग जाए या एब्जॉर्प्शन या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें आग लग जाए। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, जैसे सोडियम की ही बात कर लो, अगर उसे हम एयर में रख दें तो उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो एयर में छोड़ दो तो काफ़ी जल्दी आग उनमें पकड़ लेता है, तो बर्न्स विगरसली एंड परसिस्टेंटली क्रिएटिंग ए हजार्ड। अगर आग लग जाएगा ऐसा तो ये काफ़ी ज़्यादा हजार्डस हो जाता है। ऐसा ना हो कि इसके अंदर कंप्रेस्ड गैस हो जो बाहर निकलते ही काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ ले, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसे हम फ्लैमेबल गैस कहते हैं। ठीक है, कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब भी आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा हो कि किसी सब्सटेंस में आप रखो वो उसको पूरी तरह से गला या सड़ा दे। तो ये ऐसा तब होता है जब जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है वो अगर एक्वस कंडीशन में उसका पीएच जो है वो 2 या 2 से कम हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 12.5, तो वैसे सब्सटेंस को हम कोरोसिव कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। इट इज़ ए लिक्विड एंड कोरोड्स स्टील, स्टील को कोरोड कर देता है, और इसका जो कोरोजन का रेट है वो 6.35 mm पर ईयर होता है बेसिकली, और इसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं हो तो उस केस में पीएच सेम बातें हैं, पीएच जो है वो 2 या 2 से कम होना चाहिए या फिर 12 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरोसिविटी द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 9040C मेथड फॉर पीएच डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये है 9040C मेथड पीएच डिटर्मिनेशन के लिए, और NACETM 0169 ये लेबोरेटरी कोरोजन टेस्टिंग मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और EPA 1110A मेथड फॉर कोरोसिविटी टुवर्ड्स स्टील ये स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बनाया गया है एक। अगला है रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव, सिंपल समझ लो, वैसे सारे सब्सटेंस जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हो तो उन सभी को हम रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव कंटेंट मानते हैं। टॉक्सिक आप समझ ही रहे हो, टॉक्सिसिटी द कॉन्सेंट्रेशन जो कि क्लास ए और क्लास बी में बताया गया है उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। अगर उससे ज़्यादा या कम हो तो उसे हम मानते हैं कि वो टॉक्सिक लेवल है। सब्सटेंस और वेस्ट लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबसन, कंबसन का मतलब है कि कहीं पे भी आप उसको ले जा रहे हो नॉर्मल कंडीशन में भी उसमें आग लग जाए तो उसे हम कहते हैं वैसा सब्सटेंस जिसमें तुरंत आग पकड़ ले रहा है। हमें बस ये याद रखना है कि C1 में क्या है। ठीक है, C1 में फ्लैमेबल सब्सटेंस है, C2 में कोरोसिव है, C3 में रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, C4 में टॉक्सिक सब्सटेंस की बात की गई है, C5 में स्पॉन्टेनियस कंबसन, और C6 में सब्सटेंसेस और वेस्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर इमिट्स फ्लैमेबल गैसेस। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्लास 6 में किसकी बात की गई है, या फिर टॉक्सिसिटी की बात कौन से क्लास में बात की गई है, किस शेड्यूल के कौन से क्लास में, तो शेड्यूल 2 के क्लास C में, और C में भी क्लास C5 या C6, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यही याद रखना है आपको। क्लास C5 में ऑक्सीडाइजिंग, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हैं उनके बारे में, और क्लास C8 में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, एंड C9 में पॉइजनस जो कि एक्यूट है, जो काफ़ी लंबे समय तक पॉइजन कांटेक्ट में रहने पे हो जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो इसे हम C9 में रखा गया है। C10 में इन्फेक्शस सब्सटेंसेस को रखा गया है। C11 में टॉक्सिक गैस रिलीज करने वाले सब्सटेंस है, वो चाहे एयर के कांटेक्ट में करें या वाटर के कांटेक्ट में करें। C12 में इकोटॉक्सिक है, और C13 में कैपेबल मीन्स आफ्टर डिस्पोजल yielding another material, लीचेट विच प्रोसेसेस एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड अबव, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की बातें, अब शेड्यूल 3 में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। लिस्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट अप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विथ प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट, पार्ट ए में दिया हुआ है वैसे सब्सटेंस के बारे में। शेड्यूल 3 के पार्ट ए, ये ध्यान रखना, शेड्यूल 3 पार्ट ए
एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बारे में बताया गया है, किसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसका इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ हजारदस वेस्ट, A1 में है। A10 की बात करो तो मेटल एंड मेटल बियरिंग वेस्ट, और इसके अंदर आ जाता है पार्ट बी एंड पार्ट डी, जो कि है एंटीमनी, कैडमियम, लेड एंड टेलूरियम। इसके बाद है A10-20, इसमें भी है एंटीमनी कंपाउंड्स, कैडमियम, लेड, टेलूरियम कंपाउंड्स। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे नाम यहाँ पे भी आप देख रहे हो। A2 में है वेस्ट कंटेनिंग प्रिंसिपली इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट विच में कॉन्टेन मेटल और ऑर्गेनिक मेटल। अब ए में क्या था, मेटल और मेटल बियरिंग वेस्ट। A2 में हो गया जिसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। A3 का बात हो गया प्रिंसिपली ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो, जिसमें मेटल या नॉन मेटल हो सकता है। A4 में वेस्ट विच में कॉन्टेंट्स आइदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, वो सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये एक टोटल लिस्ट है। अब हजारदस वेस्ट इन पार्ट ए आर रेस्ट्रिक्टेड एंड कैन नॉट बी अलाउड टू बी इम्पोर्टेड विदाउट परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइसेंस इफ एप्लीकेबल। तो जो भी पार्ट ए में दिया हुआ है उन सभी को बिना अथॉराइजेशन के, बिना कंसेंट के हम इसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देख लो पार्ट बी में क्या है, तो सेम चीज़ें हैं इसमें भी। B1 में मेटल और मेटल बियरिंग, तो इसमें कौन सा मेटल है, इसमें है थोरियम स्क्रैप या रेयर अर्थ स्क्रैप या एंटीमनी स्क्रैप, बेरिलियम, कैडमियम, लेड, सेलेनियम, टेलूरियम, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। B2 में है वेस्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें नेचुरल ग्रेफाइट वेस्ट है, स्लेट वेस्ट है, माइका वेस्ट है या फील्ड स्पार है, फ्लो स्पार वेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा सिल्क वेस्ट हो गया या वेस्ट फ्रॉम ऊल या फिर कॉटन वेस्ट, इन सभी को B2 में रखा है। वेस्ट टेक्सटाइल्स या रबर वेस्ट या अनट्रीटेड कॉर्क एंड वुड वेस्ट या वेस्ट ऑफ ह्यूमन हेयर, वेस्ट स्ट्रॉ या सिंपल पेयरिंग एंड स्क्रैप ऑफ रबर, लेदर डस्ट हो गया, एस स्लज हो गया या वेस्ट कंटेनिंग फूड डाइज और सिंपली प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ रेजिन, लैटेक्स, प्लास्टिसाइजर्स, ग्लूज या एडेसिव। मतलब सिंपल समझ लो, पार्ट बी में बात की गई है उन सभी चीज़ों की जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। जो भी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं उनसे जितने भी सब्सटेंस निकलते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो, उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। The waste in Part B are restricted and cannot be allowed to be imported without permission from the Ministry of Environment। इसमें भी जितना भी दिया गया है उसको बिना परमिशन के हम नहीं भेज सकते हैं कहीं पे भी। Copper dross containing copper greater than 65% and lead and cadmium equal to or less than 1.25 or 0.1 spent clean metal catalyst containing copper, copper divert cake and residue containing lead and cadmium equal are allowed for import without Director General of Foreign Trade license to units, actual users authorized by State Pollution Control Board and Ministry of Environment। अब यहाँ पे जो ये मेंशन किया हुआ है बस वो हमारे काम का है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, तो कॉपर या कॉपर ड्रोस जिसे कहते हैं, जिसमें कॉपर कितना हो 65% या उससे ज़्यादा है, या लेड एंड कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1.25 या 0.1% है, तो उसका हम इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, या रेसिड्यू कैडमियम का 1.25 या 0.1, इसका भी हम बिना परमिशन के ही एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देख लो, जिंक एस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन जिंक का मोर देन 65% है और लेड और कैडमियम का 1.25 है, तो इसका भी हम इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन्ड है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, लिस्ट ऑफ हजारदस कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं,
तो इसमें हमें कोड याद रखना है। जैसे H1 में एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस की बात की गई है। एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और वेस्ट इज अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस और वेस्ट which is itself capable by chemical reaction to producing gas at such temperature and pressure at a speed as to cause damage to the surrounding। यहाँ पे एक्सप्लोसिव मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। H3, अब देखो H2 यहाँ पे नहीं है इसलिए ध्यान रखना। H1 में एक्सप्लोसिव की बात की गई है, H1 हो गया एक्सप्लोसिव और H3 है फ्लैमेबल लिक्विड्स। ओके, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। आप लोग कमेंट करते हुए भी चल सकते हो साथ में आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लो H4.1 में फ्लैमेबल सॉलिड्स हैं, H4.2 में सब्सटेंसेस और वेस्ट लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबसन, H4.3 में है वाटर इमिट इनफ्लामेबल गैसेस, 5.1 में ऑक्सीडाइजिंग एंड 5.2 में ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स हैं। अब H6.1 में पॉइजनस सब्सटेंस है, H6.2 में हजार्डस सब्सटेंस, H8 में कोरोसिव सब्सटेंस है, H10 में लिबरेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, H11 टॉक्सिक, H12 इकोटॉक्सिक एंड H13 कैपेबल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब देख लो पार्ट डी में क्या क्या है। तो इसमें भी B1 में है मेटल और मेटल बेयरिंग वेस्ट, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है सारा यहाँ पे भी। Import permitted in the country to the actual user or the rather on behalf of actual user authorized by SPCB यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वन टाइम बेसिस एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड। इनका इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये सब हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी थे, बस क्या क्या था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में ये हमने देख लिया है। ठीक है, आगे है शेड्यूल 4। इसमें रिसाइक्लेबल हजार्डस वेस्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि शेड्यूल 4 में क्या चीज़ें हैं। तो इसमें रिसाइक्लेबल हजार्डस वेस्ट की बात की गई है। ठीक है, शेड्यूल 1, 2, 3 में क्या था और शेड्यूल 4 में क्या है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आने वाला है, लेकिन हाँ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब हमें पढ़ना है, देखना है। इसमें देख लो ब्रास ड्रॉस है, कॉपर ड्रॉस है, कॉपर ऑक्साइड मील स्केल है, इसके अलावा जिंक गैस हो गया, सिंपल पेंट एंड इंक स्लज रेसिड्यू, यूज्ड ऑयल एंड वेस्ट ऑयल, कंपोनेंट ऑफ वेस्ट, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक असेंबल्स, ये सभी हैं शेड्यूल 4 में। अगर शेड्यूल 5 की बात करो तो इसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ यूज्ड ऑयल सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल एंड पॉलीएक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको मतलब ये रिसाइकलिंग के लिए जा सकते हैं। ये ऑयल सारे जो है ये सुटेबल हैं। तो शेड्यूल 4 के पार्ट ए में स्पेसिफाई किया गया है कि किसका किसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट बी में है अलग अलग पैरामीटर्स हैं सभी के सभी, सेडिमेंट, लेड, आर्सेनिक, पॉलीएक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोटल हैलोजेंस कितने हो सकते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, सल्फर, वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो ये सभी फ्यूल हैं जिनको वेस्ट ऑयल से हम डिराइव कर सकते हैं। अब शेड्यूल 6 में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो हजार्डस एंड अदर वेस्ट प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट। इसमें वैसे सब्सटेंस जिनको इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिशन किया गया है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले देखा था। शेड्यूल 6 में है लिस्ट ऑफ अथॉरिटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। ये हम पहले ही देख चुके हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वाले वीडियो में अगर जाके आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में सेम चीज़ें हैं। शेड्यूल 7 में इसकी बात की गई है अथॉरिटी और उनकी ड्यूटीज़ की। कौन कौन सी अथॉरिटी है, तो पहला तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी क्या क्या अथॉरिटी है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो ये हमने पहले ही देख लिया है, तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है
वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो वीडियो है उसमें जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर द, इसके बाद आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, इसकी क्या क्या है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कंट्रोल कमेटी क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड constituted under the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992। इसके अलावा पोर्ट अथॉरिटी क्या होगा, पोर्ट एक्ट 1908, ये हम पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब अगर बात करें शेड्यूल 8 में, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात की गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, पिंक ब्लैक वाइट कलर की जो साइंड कॉपी है, कौन कौन से फॉर्म है, वो सभी फॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे है एप्लीकेशन देने का कि एप्लीकेशन आप कैसे कैसे दे सकते हो। जनरल एप्लीकेशन क्या होगा, तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, लोकेशन, ये अथोराइजेशन के लिए या कलेक्शन या स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो CPCB या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो भी अथोराइजेशन लेना होता है उसके लिए है। तो यहाँ पे अब उन सभी का हमें किस तरह से फॉर्म भरना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। पार्ट बी में है टू बी फिल्ड बाई हजार्डस वेस्ट जनरेटर्स, ये जनरेटर्स के द्वारा भरा जाना है। पार्ट सी में भरा जाना है क्या, ट्रीटमेंट स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटी ऑपरेटर, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये सभी जो अथॉरिटी हैं उनके लिए ये रूल एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि उनको इस तरह के फॉर्म भर के और उस पर सिग्नेचर कराना है और उसे भेजना है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को। तो ये सभी कार्ड इस तरह से बनते हैं, इसके ऊपर ट्रक का लेबलिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हमारे काम का नहीं है। तो हमने पूरा देख लिया है हजारदस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि CPCB के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, अभी डाउनलोड कर सकते हो। प्लस हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी तरह से कनेक्टेड रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।